नमस्कार। कोविड-19, लॉकडाउन और अब अनलॉक 1, ये एक लंबा दौर जो गुजरा है, इसमें तमाम उद्योग धंधे प्रभावित हुए हैं। ख़ास तौर से जो कुटीर उद्योग थे, सूक्ष्म उद्योग थे और जहाँ कारीगरी थी, हस्तशिल्प जिसे हम कहते हैं, ऐसे धंधों पर कुछ ज़्यादा ही असर पड़ा है। और जैसा कि आप जानते हैं, वाराणसी अपने वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी विख्यात है और बनारस में अल्पसंख्यक समुदाय की बहुत बड़ी आबादी बुनकरी और दूसरे जो काम हैं वस्त्र उद्योग के, उनसे जुड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में जो उनके हालात हैं इस समय आर्थिक तौर पर, उसको सुधारने, बैकअप करने के लिए और बनारस के वस्त्र उद्योग, खासतौर से हथकरघा और पावरलूम को बैकअप देने के लिए, फिर से पुरानी ग्लोरी वापस दिलाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों प्रयासरत हैं। तमाम कुछ योजनाएं भी हैं मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए। आज इन्हीं बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वाराणसी परिक्षेत्र के सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग डॉक्टर नितेश धवन जी। तो धवन साहब नमस्कार। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस समय जो कोविड-19 के चलते लॉकडाउन और फिर अब अनलॉक 1 के दौर से हम गुजर रहे हैं, तो पिछले लगभग 3 महीने में जो असर पड़ा है बनारसी वस्त्र उद्योग, खासतौर से हथकरघा क्षेत्र पर, वो चुनौतियाँ क्या हैं और किस तरह से इन चुनौतियों के बारे में, इनके समाधान के बारे में सोचा जा रहा है? जी, जैसा आपने ठीक कहा कि लगभग 3 महीने का पीरियड रहा लॉकडाउन का और इसमें ज़्यादातर उद्योग धंधे प्रभावित हुए हैं और बनारस का वस्त्र उद्योग इससे अछूता नहीं रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि बनारस में ही लगभग मोर देन 1 लाख वीवर्स हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनारसी वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए हैं। और इस अवधि में जो वीवर्स से हम लोग की बातचीत हुई है, उस आधार पे मुख्य रूप से आज के समय में 3 चुनौतियां महत्वपूर्ण हैं। लॉकडाउन शुरू होने से पहले जो वर्क ऑर्डर मिले थे, लॉकडाउन होने की अवधि में और उसके बाद जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है कि डिमांड और सप्लाई की जो चेन है वो टूट चुकी है। और डिमांड सप्लाई चेन टूट जाने से जो बुनकर उस उद्योग पे आधारित थे, जिनका जीवन यापन उस पे आधारित था, वो प्रभावित हुए हैं। दूसरा जो एक मुख्य समस्या हम कहेंगे कि रॉ मटेरियल की जो सप्लाई है, जो ट्रांसपोर्टेशन जो होना था दूर, जैसे बेंगलोरियन सिल्क यहाँ से आता है, यहाँ जो इस्तेमाल होता है, वो समय से ना पहुँचना, ब्लॉक हो जाना ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वो नहीं हो पाया। तीसरा जो है, जो डेली वेजेस की एक समस्या थी कि जो उधारी पे काम करना, दैनिक मजदूरी पे काम करना, वो नहीं हो पाया। तो इन समस्याओं को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं बुनकरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। ये 3 जो समस्याएं हुई हैं, इसको लेके ही लगातार जिला प्रशासन के स्तर पे मंथन किया जा रहा है कि कैसे इसका एक कार्य योजना बना के हम लोग इनको सपोर्ट करें। बिल्कुल, क्योंकि जो सप्लाई का चेन था पहले, उसको रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है किसी भी कीमत पर। बिल्कुल, डिमांड और सप्लाई दोनों ही आवश्यक हैं। तो दोनों ही स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। और कल ही अभी जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है, उससे पहले कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में एक बैठक हो चुकी है। और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ट्रेडर्स हों, चाहे वो एक्सपोर्टर्स हों, डिपार्टमेंट के लोग हों, वीवर्स के रिप्रेजेंटेटिव हों, तो सभी के साथ बैठक आयोजित करके और एक कार्य योजना बना के और उस पर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या इस समय भारत सरकार कुछ जो क्या MSME सेक्टर के लिए कुछ प्रोविजंस किया, प्रावधान किया है, तो क्या वो उसमें ये बुनकर भी आते हैं उस योजना के तहत? देखिए, मूलतः वो MSME सेक्टर जो एक बड़ा सेक्टर है, उसके लिए एक पैकेज, रिलीफ पैकेज की घोषणा की गई है। लेकिन मैं कुछ और स्टेप्स जो लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो तो इसके अलावा भी क्या कुछ है? बहुत सारे कदम इस दिशा में उठाए जा रहे हैं कि कैसे बुनकरों को इस स्थिति से बाहर निकाला जाए। तो
देखिए एक्शन प्लान हमारा ये है कि कुछ शॉर्ट टर्म गोल हैं जो अभी हमको इमीडिएट रिलीफ देनी है और कुछ लॉन्ग टर्म है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म गोल की हम बात करें तो जैसे अभी हम लोगों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बहुत सारे वीवर्स जो इससे प्रभावित हुए थे, उनमें उस योजना के मानक के अनुरूप करीब 5,000 वीवर्स को डीबीटी के माध्यम से कैश ट्रांसफ़र किया है, ताकि जो कम से कम मूलभूत उनकी आवश्यकताएं हैं वो उससे पूरी हो सके, रोजमर्रा की जिंदगी उनकी चलती रहे। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के भी बुनकर हैं और शहरी क्षेत्रों के भी बुनकर हैं। एक तो ये कदम उठाया गया है। लेकिन जहाँ तक लॉन्ग टर्म की बात है, जैसे रॉ मटेरियल की एक बड़ी बात आ रही है कि वो ब्लॉक हो गया, तो इसके लिए एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत ये 1,05,00,000 का एक जो पैकेज जिसको हम कहते हैं रिवॉल्विंग फंड, वो हमारे बनारस में 9 क्लस्टर जो चल रहे हैं उनको दिया गया है। और जो 9 हैंडलूम क्लस्टर 9 हैंडलूम क्लस्टर जो हमारे चल रहे हैं उनको ODOP के अंतर्गत 1 करोड़ का एक पैकेज है, जिसमें अलग अलग धनराशि अलग अलग क्लस्टर के रूप में दी गई है। और वो रिवॉल्विंग फंड ऐसे काम करेगा, वो 8 साल का एक पीरियड है, 3 साल तक बुनकरों को इसमें कोई रिटर्न नहीं करना है। और इसका उद्देश्य ये है कि रॉ मटेरियल वो NHDC से खरीद लें और 3 साल तक उसका उपयोग करें, उससे प्रोडक्शन कराएं और उससे मार्केटिंग करें। फिर उसका जो रिटर्न है वो आफ्टर 3 इयर्स वो शुरू होगा 20% करके। मतलब ये लोन की उनको दिया जाए? ये एक तरीके से लोन नहीं है, एक रिवॉल्विंग फंड है। अच्छा। पैसा आप लिया, आपने उसका उपयोग किया और फिर बाद में रिटर्न कर दिया। मतलब इस पर कोई ब्याज वगैरह नहीं है? कोई ब्याज नहीं है, केवल जो रकम आप ले रहे हैं वही रकम ये वो भी 3 साल तक आपको उपयोग करना है, 3 साल तक कुछ भी नहीं देना है। 3 साल तक आप उससे प्रोडक्शन कराइए बुनकरों से और उसके बाद मार्केटिंग करिए, फिर आफ्टर 3 इयर्स आप 20% करके आप उसको लौटा दीजिए। बहुत अच्छी योजना है ये, क्यों ये इसीलिए ये शुरू की गई है कि बुनकरों को एक ये समस्या आ रही थी रॉ मटेरियल की। तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि जो क्लस्टर के बाहर के लोग हैं उनके लिए है कि NHDC राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड अभी जो बैठक हुई है उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके पास भी अब स्टॉक उपलब्ध है और ट्रांसपोर्टेशन जैसी अब कोई समस्या नहीं रह गई। अब तो चल रहा तो जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जो बुनकर हैं, वो डायरेक्टली जो 10% सब्सिडी की योजना है, यानी जो MRP बाहर MRP पे लेते हैं उससे 10% कम रेट पे वो NHDC के डिपो से NHDC से धागे खरीद सकते हैं। तो ये रॉ मटेरियल की समस्या को एड्रेस किया। धागा, रंग, जितने भी रंग का भी, डाइंग का भी NHDC के द्वारा ये फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है, क्योंकि बनारस में डाई का भी तो काफ़ी बड़ा काम है। बिल्कुल। तो ये एक पूरा ये है। उसके अलावा अगला जो हम लोग का है कि टेक्सटाइल पार्क की बात आपने सुनी होगी। बनारस में एक टेक्सटाइल पार्क जिस पे एक सैद्धांतिक रूप से एक सहमति बनी है और उस दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या है कि डेटा बैंक की ज़रूरत पड़ेगी कि यहाँ कितने वीवर्स हैं, उनके अलग अलग सेगमेंट्स क्या हैं, कितने अलाइड एक्टिविटी में हैं, कितने मेन एक्टिविटी में हैं, वो बुनकरों का डेटाबेस हम लोग तैयार कर रहे हैं। और अभी जिलाधिकारी महोदय ने जो बैठक ली है उसमें भी ये कहा है उन्होंने कि जितने भी संबंधित संस्थाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों या राज्य सरकार की, सभी लोग एक अपने अपने जो काम कर रहे हैं उसका एक डेटाबेस ज़रूर तैयार करें, ताकि जब भी इस तरीके की गतिविधि हो, टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात हो, तो उसका उपयोग वहाँ किया जा सके। तो ये पूरा एक प्रयास समेकित रूप से किया जा रहा है अभी तक। मतलब इंटीग्रेटेड एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। बिल्कुल। कि जो भी इसमें रिसोर्सेज है उनको मोबिलाइज किया जाए। हाँ। और बुनकरों को सहायता दी जाए। बिल्कुल। अभी राज्य सरकार द्वारा भी हम लोग के विभाग के स्तर पे भी ये मंथन किया जा रहा है कि क्या किया जा सकता है, तो उसमें भी डेटाबेस हम लोग तैयार कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ जैसे, तो ये जो डेटाबेस आपका होगा ये क्लस्टर से जुड़े लोगों का होगा या सारे लोगों को? सारे लोगों के बाहर से भी? सारे लोगों का। हैंडलूम वीवर्स का भी होगा और पावरलूम वीवर्स का भी होगा, चाहे वो मेन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों या कि हेल्पिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, सभी का इसमें होगा। और निफ्ट की जैसे डिज़ाइन की एक डिज़ाइन इनोवेशन की बात आ रही है कि मार्केटिंग को कैसे बढ़ाया जाए। तो मार्केटिंग के लिए अभी क्या है कि सर का सुझाव था जिलाधिकारी महोदय का कि एक डिज़ाइन मैगजीन एक निकाली जाए जिसमें डिज़ाइन को फोरकास्ट किया जाए, एक बनारसी ब्रांड को एक प्रमोट किया जाए, इस तरीके की बात आ रही है। निफ्ट के माध्यम से बुनकरों के बच्चों के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ की बात चल रही है राज्य सरकार के उससे कि 3 महीने के और 6 महीने के स्पेशली जो बुनकर के बच्चे हैं उनके लिए ये कोर्स शुरू किया जाए फैशन डिज़ाइनिंग में और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में,
ताकि एक ये जो परंपरा है वो आगे बढ़े। और चूंकि बुनकरी में अल्पसंख्यक समुदाय के ही मैक्सिमम लोग हैं, जी जी, मोर देन 99% तो वही है, डेफिनेटली। तो उनके बच्चों को एक तरह से एक नया प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा, हुनर भी डेवलप होगा, तो आने वाले समय में भी इसका फायदा मिल सकता है बनारसी हथकरघा और वस्त्र उद्योग को। निश्चित रूप से। अच्छा धवन साहब, एक चीज़ और, जैसे अभी आपने कहा कि मार्केटिंग वो खुद करें, अभी कहीं हम पढ़ रहे थे कि जो कारीगर हैं, ख़ास तौर से OD ये कैटेगरी में, हस्तशिल्प में, तो उनको मार्केटिंग में सरकार इस दौर में अनलॉक 1 में भी कुछ सहूलियत और सहायता दे रही है? देखिए, अभी क्या ऐसी कोई योजना है? अभी ये योजना एक आप कह सकते हैं प्रक्रियाधीन है। अच्छा। और इस पे दोनों ही स्तर पे, राज्य स्तर पे भी और केंद्र स्तर पे भी प्रयास किया जा रहा है कि मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए क्या किया जाए। अभी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एक योजना है उसमें यह है कि अभी जैसे जयपुर और चंडीगढ़ में हम लोगों ने बुनकरों को भेजा था, और ये पहली बार शुरू हुआ कि यूपी स्टेट हैंडलूम एक्सपो स्टेट के बाहर लगे। ये नई योजना थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से और राज्यों में हम नहीं लगा पाए, और इसको आगे बढ़ाने की योजना है भविष्य में कि अन्य प्रदेशों में जाके और हम यूपी के जो बुनकर हैं उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। इसके साथ साथ ई-कॉमर्स का भी एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरीके की बात लॉकडाउन में है, तो एक ई-कॉमर्स जो है बहुत बढ़िया जरिया है इस अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम प्रमोट करें। ODOP के अंदर भी 10,000 रुपये की एक सहायता बुनकरों के लिए उपलब्ध है, जिसके माध्यम से वो ई-कॉमर्स से अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। तो मतलब ODOP में बनारस का वस्त्र उद्योग हथकरघा है, बिल्कुल, हैंडलूम, तो उसको उन बुनकरों को भी 10,000 की वो सुविधा उपलब्ध है। जी जी। बहुत अच्छी बात आपने की धवन साहब, खासतौर से जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के बुनकर हैं उनके लिए इस संकट के दौर में सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई है और उसकी जी आपने जानकारी दी, निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा मिलेगा। आप स्टूडियो में आए, बातचीत किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।